हाय फ्रेंड्स, आज हम भारत के भूगोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारे प्रायद्वीपीय प्रदेश के पर्वत और पहाड़ियाँ या प्रायद्वीपीय प्रदेश के जो भारत है तो भारत के प्रायद्वीपीय प्रदेश के पर्वत और पहाड़ियों के बारे में आज काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, मतलब माउंटेन्स एंड हिल ऑफ पेनिनसुलर रीजन। शुरुआत करते हैं इसकी पहाड़ियों की। पहाड़ी की शुरुआत होती है हमारे कहाँ से? काठियावाड़ की पहाड़ियों से। कहाँ से शुरुआत होगी इसकी? काठियावाड़ की पहाड़ियों से इसकी शुरुआत होगी। सबसे पहले आपको जो मैप के माध्यम से इसके जो पहाड़ियाँ हैं जिनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे उनके बारे में अब जान लेते हैं। सबसे पहले होते हैं हमारे कौन सी? काठियावाड़ की पहाड़ियाँ शुरू, जो कहाँ से होती है? यहाँ से, मतलब गुजरात से शुरू होती है। इसके बाद आती है काठियावाड़ की पहाड़ी के बाद आते हैं हमारे कौन सी? पश्चिमी घाट। कौन सी आती है? पश्चिमी घाट आती है। फिर आता है हमारा कौन सा? पूर्वी घाट। तो आपसे याद रखेंगे कौन कौन से हमारे, एक तो काठियावाड़ की पहाड़ियाँ, एक पश्चिमी घाट आता है और एक हमारे कौन सी? पूर्वी घाट आता है। तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम काठियावाड़ की पहाड़ी के बारे में देख रहे थे। काठियावाड़ की पहाड़ी कहाँ पे? ये पहाड़ी हमारे गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में है। कहाँ पे? काठियावाड़ प्रायद्वीप में हमारे ये काठियावाड़ की पहाड़ियाँ हैं। बात करें इसकी तो इसमें हमारे कौन कौन सी पहाड़ियाँ शामिल है? काठियावाड़ प्रायद्वीप में हमारी कौन कौन सी पहाड़ियाँ शामिल है? एक तो हमारे बरदा, मांडव, गिरनार, गिर। ये पहाड़ियाँ हमारी क्या? काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित है। आप इसे याद रखें कौन कौन सी? बरदा, मांडव, गिरनार, गिर। ये पहाड़ियाँ इसमें सम्मिलित है। बात करें इसकी काठियावाड़ प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी की, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गोरखनाथ। आप इसे याद रखेंगे कौन सी चोटी है? गोरखनाथ। जो हमारे गुजरात की भी सबसे ऊंची चोटी है, तो गुजरात की भी हमारे गोरखनाथ है और काठियावाड़ प्रायद्वीप की भी हमारी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गोरखनाथ। बात करें धार्मिक महत्व की, तो ये पहाड़ियाँ जैन धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जैन धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। खासकर कहाँ? कौन सा एरिया? गिरनार वाला एरिया। गिरनार वाला एरिया हमारे जैन धार्मिक स्थल के लिए प्रसिद्ध है। वन्य जीव की बात करें तो यहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं। कौन से शेर? एशियाई शेर पाए जाते हैं, जिनके संरक्षण के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो गिर नेशनल पार्क है, वो बनाया गया है। तो हमने काठियावाड़ प्रायद्वीप के बारे में देख लिया। वैसे चित्र को एक बार पहले देख लिया था, एक बार वापस देख ले कि ये हमारी अरावली की पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद क्या, ये हमारे जो एक तो विंध्याचल और एक सतपुड़ा जो डार्क ब्लैक में है, ये दो पर्वत श्रृंखला है जिसमें ग्रे रंग की दो लाइनें बनी हुई है। ये ग्रे रंग की लाइनें, ऊपर वाली लाइन तो हमारी नर्मदा नदी को और नीचे वाली लाइन हमारी ताप्ती नदी को दिखाती है। फिर इसके नीचे जैसे हमारे पश्चिमी घाट है, ये हमारे पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के जंक्शन पे हमारे कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कार्डमम की पहाड़ियाँ जिसे इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, और हमारे कौन सी? बिलीरंगाना की पहाड़ियाँ भी स्थित है। तो चित्र को हमने देख लिया, अब टेक्स्ट में इसी चीज को देख लेते हैं। पहली अब दूसरी आती है हमारी कौन सी? विंध्याचल श्रेणी। कौन सी आती है? विंध्याचल श्रेणी की बात करें तो इसके निर्माण की बात करें तो ये चूना पत्थर से निर्मित एक खंड पर्वत है। आप इसे याद रखेंगे। विंध्याचल पर्वत क्या हमारे ब्लॉक पर्वत है या फिर खंड पर्वत है, और किससे मिलकर बना हुआ है? चूना पत्थर से मिलकर बना हुआ। कौन सा? विंध्याचल। बात करें विंध्याचल पर्वत की विस्तार की, तो ये पर्वत श्रेणी हमारे गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार, इन राज्यों में स्थित है। कहाँ का? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार, इन राज्यों में स्थित हमारे कौन सी? विंध्याचल की पहाड़ियाँ। फैलाव की बात करते हैं, ये श्रेणी क्या है? हमारे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर 1050 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। कहाँ? 1050 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। कहाँ से कहाँ तक? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। सर्वोच्च चोटी की बात करें तो इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी हमारी सद्भावना चोटी है। कौन सी? सद्भावना चोटी हमारी इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जो हमारे कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी? 752 मीटर है। आप इसे याद रखेंगे। जो हमारे विंध्याचल श्रेणी है, तो विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना चोटी, नाम में ही सद्भावना, अच्छी भावना। तो सद्भावना चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी? 752 मीटर। जल विभाजक की बात करें तो ये श्रेणी, जो हमारी विंध्याचल श्रेणी है, ये श्रेणी में हमारे महान जल विभाजक का भाग है। आप इसे याद रखेंगे। महान जल विभाजक का भाग की बात करें तो ये तो हमारे अरावली है, ये विंध्याचल है। फिर ये हमारी कौन सी है? ये सतपुड़ा है। और ये हमारी क्या? पश्चिमी घाट है। तो ये हमारी इस तरह से बनता है हमारा महान जल विभाजक। क्या? हमारे महान जल विभाजक बनता है, जिसका हिस्सा हमारी विंध्याचल श्रेणी भी है। आप इसे याद रखना। जो हमारे क्या? उत्तर भारत मतलब गंगा अपवा तंत्र, और दक्षिणी भारत मतलब प्रायद्वीपीय नदी का अपवा तंत्र, इन दोनों को अलग करने का काम करती है कौन सी? हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। बात करें घाटी की, तो इस श्रेणी के दक्षिण में हमारे नर्मदा भ्रंश घाटी। कौन सी? नर्मदा भ्रंश घाटी हमारे इस श्रेणी के दक्षिण में, मतलब इसके दक्षिण से हमारे नर्मदा नदी बहती है, जो बहते हुए क्या एक भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। बात करें इसके अंदर कौन कौन से पहाड़ियां, कौन कौन से पठार शामिल है,
तो इस श्रेणी में बहुत सारी पहाड़ियां पठार शामिल है, जैसे हमारे विंध्याचल पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? विंध्याचल पहाड़ी, भारनेर की पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, भांडेर की पहाड़ी, रेवा पन्ना की पहाड़ी। पन्ना एक टाइगर रिजर्व है जो भी इसी क्षेत्र से होके गुजरता है, मतलब इसी क्षेत्र में हमारे पन्ना टाइगर रिजर्व भी है जो कहाँ, मध्य प्रदेश में है। तो आप इसे याद रखें, कौन कौन सी पहाड़ी है? विंध्याचल पहाड़ी, भारनेर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, भांडेर पहाड़ पठार और रेवा पन्ना का पठार। पन्ना की बात करें तो पन्ना हीरे की भंडार के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना क्या है? हमारे हीरे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, साथ ही साथ ही क्या है, एक जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। तीसरी श्रेणी आती है कौन सी? सतपुड़ा श्रेणी। तो दो श्रेणी हमने देख ली, एक तो काठियावाड़ की श्रेणी देख ली, एक साथ साथ विंध्याचल श्रेणी देख ली। अब देखेंगे हम किस कौन सी? सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी के निर्माण की बात करें तो ये हमारे क्या, बालू पत्थर से निर्मित है। क्या? बालू पत्थर से निर्मित एक ब्लॉक माउंटेन है। जो विंध्याचल था ये हमारे चूना पत्थर से निर्मित था, तो उसी प्रकार सतपुड़ा क्या, हमारे बालू पत्थर से निर्मित एक खंड पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, दोनों के दोनों खंड पर्वत है। लेकिन विंध्याचल तो हमारे किससे? चूना पत्थर से, और सतपुड़ा किससे? हमारे बालू पत्थर से निर्मित खंड पर्वत है। इसका भी विस्तार सेम टू सेम है, लगभग गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में इसका विस्तार है। किसका? सतपुड़ा श्रेणी का। फैलाव की बात करते हैं, ये श्रेणी पश्चिम से पूर्व की ओर 900 किलोमीटर, कितना? 900 किलोमीटर तक फैली हुई है। वो हमारे 1000 से ऊपर थी, तो हमारे कितने? 900 किलोमीटर तक फैली हुई है। बात करें इसकी औसत ऊंचाई की, तो इसकी औसत ऊंचाई हमारे 760 मीटर है। कितनी? 760 मीटर है। बात करें इसकी, कौन कौन सी पहाड़ियां यहाँ पे स्थित है? तो इस जो पर्वत श्रृंखला है, तो इस श्रेणी के अंदर कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? जैसे हमारे राजपीपला, गोविलगढ़, महादेव, मेकाल, ये पहाड़ियां इस क्षेत्र में पाई जाती है। कौन कौन सी? हमारी राजपीपला, गोविलगढ़, महादेव, मेकाल। बात करें इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी की, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। आप इसे याद रखेंगे कि इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, जो महादेव पहाड़ियों का ही हिस्सा है। किसका? महादेव पहाड़ियों का हिस्सा है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। तो आप देख सकते हैं उसकी तो हमारी 752 मीटर थी, तो हमारी इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उसकी तो हमारी सद्भावना चोटी थी जो सबसे ऊंची चोटी थी। तो उसी प्रकार देखे तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? धूपगढ़, मतलब धूप आसानी से मिलेगी। तो इसकी ऊंचाई कितनी? 1350 मीटर है। बात करें इन्हीं पहाड़ियों में पचमढ़ी, जो मध्य प्रदेश में एक जैव आरक्षित क्षेत्र है और एक हिल स्टेशन है, वो भी यहीं पे स्थित है। कौन सा? पंचमढ़ी, जो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। बात करें नदियों के उद्गम की, तो महादेव पहाड़ियों के दक्षिण में, क्या महादेव पहाड़ी के दक्षिण में बैतूल का पठार है। क्या? महादेव पहाड़ी के दक्षिण में क्या? बैतूल का पठार है, जहां से हमारी कौन सी? तापी नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? तापी नदी शुरू होती है। आप इसे याद रखेंगे, कौन सी नदी है? तापी नदी। और मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक नामक एक चोटी है। कौन सी? अमरकंटक नामक चोटी से 1036 मीटर की ऊंचाई पे, जो हमारे की अमरकंटक चोटी कितनी ऊंचाई पे है? हमारे 1036 मीटर की ऊंचाई पे है। तो इस चोटी से हमारे सोन और नर्मदा नदियों का उद्गम होता है। तो एक तरह से देख सकते हैं, जो सतपुड़ा श्रेणी है, तो सतपुड़ा श्रेणी में हमारी 3 नदियां मुख्य रूप से बहती है। बहती तो है, लेकिन शुरू होती है, शुरू कौन कौन सी होती है? हमारी बैतूल के पठार से तो तापी नदी का उद्गम होता है, मतलब मुल्ताई नामक जगह है, वहां से हमारे तापी नदी का उद्गम होता है। उसी प्रकार हमारे मैकाल पहाड़ियों में हमारे क्या, अमरकंटक चोटी से हमारे सोन और नर्मदा नदियां बहती है। कौन सी? हमारी सोन और नर्मदा नदियां बहती है। तो भ्रंश घाटी की बात करें, किसकी? भ्रंश घाटी की बात करें तो सतपुड़ा श्रेणी हमारी नर्मदा और तापी, जो भ्रंश घाटी है उसके बीच में स्थित है। हाँ, नर्मदा और तापी भ्रंश घाटी के बीच में स्थित हमारे कौन सी? सतपुड़ा श्रेणी। आप इसे याद रखेंगे। अब बात करेंगे हम पश्चिमी घाट की, तो हमने 3 तो बात कर ली। अब किसकी बात करेंगे? पश्चिमी घाट की बात करें। निर्माण की बात करें पश्चिमी घाट की, तो हमारे तापी घाटी से कन्याकुमारी तक, कहाँ से कहाँ तक? तापी घाटी से कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। कितना फैला हुआ है? 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। और हमारे ये भ्रंश कगार, आप इसे याद करो, फॉल्ट स्क्रैप है ये, जो हमारा पश्चिमी घाट है, क्या? भ्रंश कगार है। कगार का मतलब किनारा हुआ। तो भ्रंश कगार, आप इसे, जैसे कोई चट्टान टूट जाती है और टूटने के बाद एक चट्टान ऊपर हो जाती है, कि जैसे कोई ये चट्टान है, इस चट्टान का बीच में से टूट जाती है, तो इस तरह हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी, और ये वाला हिस्सा ऊपर चला जाए, क्या हो जाए? ये वाला हिस्सा ऊपर चला जाए, तो किस तरह बनेगा? तो इस तरह बनने की कोशिश करेगा ये, कि जैसे ये एक तो नीचे रह गया और एक क्या है? ऊपर रह गया। तो ये इस तरह का भ्रंश कगार है। तो हमारे ये भी तो पश्चिमी घाट है, तो पश्चिम में तो क्या है? ऊंचा है। पश्चिम में तो क्या है? ऊंचा है, और पूर्व में इसकी ढलान है, तो इसलिए नदियां हमेशा इसी दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है यहाँ पे। और इनका ढाल भी कई बार क्या है? बहुत तीव्र होता है। तो आप इसे याद रखेंगे, ये कैसा हमारा भ्रंश कगार फॉल्ट स्क्रैप है।
तो ये एक वास्तविक पर्वत श्रृंखला नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? कोई वास्तविक पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि हमारे प्रायद्वीपीय पठार का ही एक पश्चिमी किनारा है। किसका? प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी किनारा है, जो भ्रंशन के कारण तीव्र ढाल वाला बन गया है। किसकी वजह से? भ्रंशन की वजह से तीव्र ढाल वाला बन गया है। ये वैसे तो कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है। सतत श्रेणी की बात करते हैं, ये हमारी एक सतत पर्वत श्रेणी है, जिसे केवल दर्रों के माध्यम से ही पार किया जा सकता है। कैसे? दर्रों के माध्यम से इसे पार किया जा सकता है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। कितनी? 1200 मीटर हमारे पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई। ढाल की बात करें तो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल तीव्र है। जब पश्चिमी घाट का पश्चिमी घाट तो ढाल तो तीव्र है, जो हमने पहले ही देख लिया था, जबकि पूर्वी ढाल कैसा है? मंद है। तो पश्चिमी घाट ढाल तो हमारा तीव्र है, जबकि पूर्वी ढाल कैसा है? मंद है। वर्षा की बात करें तो पश्चिमी ढाल पर मानसून पवनों के द्वारा भारी वर्षा प्राप्त होती है। जो पश्चिमी ढाल है, तो पश्चिमी ढाल पे तुम्हारे मानसून पवनें आती है और 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा करती है। क्यों? क्योंकि ये पवनों के सामने बाधा उत्पन्न कर देता है, जिसे ओरियोग्राफिक वर्षा कहते हैं। बाधा उत्पन्न होने की वजह से होने वाली वर्षा है ये। तो इसी वजह से यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। वनस्पति की बात करते हैं, यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। जैव विविधता की बात करें तो ये जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, जो विश्व के 36 जैव विविधता तप्त स्थलों में शामिल है। कितने? विश्व के जो 36 जैव विविधता तप्त स्थल है उनमें शामिल है। यहाँ पे से याद रखेंगे कौन सा? पश्चिमी घाट। बात करें इसके दूसरे नाम की तो पश्चिमी घाट को हम क्या बोलते हैं? सह्याद्री भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सह्याद्री भी कहते हैं। बात करें इस क्षेत्र की नदियों की तो दक्षिणी भारत की प्रमुख नदियां जैसे हमारे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन बहुत सारी नदियों का उद्गम क्षेत्र हमारे पश्चिमी घाट ही है। बात करें प्रादेशिक विभाजन की तो प्रादेशिक विभाजन के आधार पर देखें तो हमारी जो सह्याद्री है, तो सह्याद्री है पश्चिमी घाट, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो हमारी कौन सी? उत्तरी सह्याद्री है। एक तो हमारी उत्तरी सह्याद्री, एक मध्य सह्याद्री और एक दक्षिणी सह्याद्री, 3 भागों में बांटा जाता है। आप इसे याद रखें। बात करें कौन से उत्तरी सह्याद्री कहाँ से कहाँ तक? तापी घाटी से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। क्या? तापी घाटी से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक हमारे उत्तरी सह्याद्री है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हमारे नीलगिरी पहाड़ी तक हमारे मध्य सह्याद्री, और नीलगिरी पहाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक ये हमारी क्या? दक्षिणी सह्याद्री है। आप इसे याद रखेंगे। और तीनों की विशेषताएं अलग अलग है। जो हमारे उत्तरी सह्याद्री है, उत्तरी सह्याद्री में हमारे दो बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी? एक तो हमारे कलसुबाई है और एक कौन सी? महाबलेश्वर। कौन सी? एक तो हमारे कलसुबाई है और एक हमारे कौन सी? महाबलेश्वर। कलसुबाई की बात करें तो कलसुबाई से हमारे गोदावरी नदी का उद्गम होता है। तो महाबलेश्वर से हमारी कौन सी? कृष्णा नदी का उद्गम होता है। महाबली कृष्णा, तो आप इसे याद रखें। महाबली कृष्णा से आप याद कर सकते हैं, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। उसी प्रकार जो हमारी मध्य सह्याद्री है, तो मध्य सह्याद्री हमारी कहाँ से कहाँ तक है? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से नीलगिरी की पहाड़ियों तक। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन सी पहाड़ी है? यहाँ पे हमारे मुलियानगिरी, बाबा बुदन और कुंद्रेमुख। कौन कौन सी पहाड़ी है? मुलियानगिरी, बाबा बुदन और कुंद्रेमुख नामक पहाड़ियाँ पाई जाती है। बात करें हमारी तीसरी तीसरी आती है हमारे दक्षिण सह्याद्री। दक्षिण सह्याद्री कहाँ से कहाँ तक? नीलगिरी पहाड़ी से कन्याकुमारी तक है। और यहाँ की पहाड़ी की बात करें तो यहाँ कौन कौन सी पहाड़ी है? तो अन्नामला पहाड़ी, एक हमारे कार्डमम हिल और एक पालनी की पहाड़ी है। कौन कौन सी? अन्नामलाई की पहाड़ी, कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ, और एक हमारी कौन सी? पालनी की पहाड़ियाँ। तो 3 पहाड़ियाँ यहाँ पे, जिसमें हमारे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। तो वो उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनाईमुड़ी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनाईमुड़ी है। कार्डमम में इलायची की पहाड़ियाँ, उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अगस्त्य मलाई। आप इसे याद रखेंगे। तो ये हमने देख लिया। अब बात करें जो हमारे पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट में क्या है? आपको दर्रों के माध्यम से ही पार किया जा सकता है। ये हमारे एक सतत पर्वत श्रृंखला है, जिसे दर्रों के माध्यम से पार किया जा सकता है। तो यहाँ कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? तो हमारे उत्तरी सह्याद्री में 2 दर्रे हैं। कौन कौन से? एक तो थाल घाट और एक हमारा कौन सा? भोर घाट। आप इसे याद रखेंगे। उत्तरी सह्याद्री में हमारे 2 दर्रे हैं, एक तो थाल घाट है और एक भोर घाट है। उसी प्रकार दक्षिणी सह्याद्री है, तो दक्षिण सह्याद्री में हमारे 2 दर्रे हैं, एक तो पाल घाट और एक सैनकोट्टा। आप इसे याद रखेंगे। उत्तरी सह्याद्री में तो थाल घाट है, दक्षिण सह्याद्री में हमारे पाल घाट है। तो पाल घाट और सैनकोट्टा दर्रा। पाल घाट दर्रे की बात करें तो हमारे कोच्चि से कोयम्बटूर तक, यहाँ से कोच्चि से कोयम्बटूर तक जाता है पालघाट दर्रा। उसी प्रकार सैनकुट्टा दर्रा है, तो सैनकुट्टा दर्रा हमारे तिरुवनंतपुरम से मदुरई तक जाता है। कहाँ से कहाँ तक? तिरुवनंतपुरम से मदुरई तक जाता है हमारे सैनकुट्टा दर्रा। तो चित्र के माध्यम से हमने सह्याद्री या पश्चिमी घाट के बारे में देख लिया। अब हम इनको टेक्स्ट के माध्यम से देख लेते हैं। 3 भाग किए थे हमने सह्याद्री के। एक तो हमारा उत्तरी सह्याद्री था, तो उत्तरी सह्याद्री के बारे में देखिए। इसका विस्तार 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो हमारे कहाँ पड़ता है? गोवा के पास में, और तापी घाटी इन दोनों के बीच में स्थित है।
और ये भाग हमारे गुजरात और महाराष्ट्र में विस्तृत है। कहाँ पे? गुजरात और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। सर्वोच्च चोटी की बात करें, इस भाग की सबसे ऊँची चोटी कलसुबाई है। कौन-सी है इसकी सबसे ऊँची चोटी? कलसुबाई है। और दूसरी सबसे ऊँची चोटी की बात करें तो सलहेर है। आप इसे याद रखेंगे, सबसे ऊँची चोटी तो कलसुबाई है और सब दूसरी सबसे ऊँची चोटी सलहेर है। बात करें इसकी अन्य चोटियों की, इसकी अन्य चोटियों की बात करें तो अन्य प्रमुख चोटी महाबलेश्वर है। कौन-सी? महाबलेश्वर है। बात करें नदी के उद्गम की, तो कलसुबाई चोटी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। कौन-सी नदी है? गोदावरी नदी का उद्गम होता है कलसुबाई चोटी से। और महाबलेश्वर चोटी से हमारे कृष्णा नदी का उद्गम होता है। किसका? कृष्णा नदी का उद्गम होता है हमारे महाबलेश्वर चोटी से। बात करें इसके प्रमुख दर्रों की, तो हमारे इसमें 2 प्रमुख दर्रे हैं। हमने आपको पहले ही बताया था, उत्तरी जो सह्याद्री है, इसमें हमारे 2 प्रमुख दर्रे हैं, एक थालघाट दर्रा और एक भोरघाट दर्रा। थालघाट दर्रे की बात करें तो ये मुंबई और नासिक को जोड़ता है। किस-किसको? मुंबई और नासिक को जोड़ने का काम करता है थालघाट दर्रा। उसी प्रकार हमारे भोरघाट दर्रे की बात करें तो मुंबई और पुणे को जोड़ने का काम करता है हमारे भोरघाट दर्रा। जो थालघाट दर्रा है, इससे हमारे नेशनल हाईवे नंबर 3 गुजरता है। उसी प्रकार नेशनल हाईवे नंबर 4 गुजरता है किससे? भोरघाट दर्रे से। इसके बाद आता है हमारा कौन-सा? मध्य सह्याद्री। दूसरे नंबर पे आता है कौन-सा? मध्य सह्याद्री। मध्य सह्याद्री के विस्तार की बात करें, तो इसका विस्तार हमारे 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके नीलगिरी पहाड़ियों के मध्य स्थित है। कहाँ से? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में स्थित है मध्य सह्याद्री। और ये हमारे मुख्यतः गोवा और कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? गोवा और कर्नाटक में स्थित है हमारे मध्य सह्याद्री। बात करें इसके स्थानीय नाम की, तो मध्य सह्याद्री की बात करें, तो ये पश्चिमी घाट को कर्नाटक में क्या बोलते हैं? मलनाड कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे, कर्नाटक में हमारे पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? मलनाड कहते हैं। पश्चिमी सर्वोच्च चोटी की बात करें, तो मध्य सह्याद्री की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? मुलियानगिरी। आप इसे याद रखेंगे। कर्नाटक की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? मुलियानगिरी। आप इसे याद रखेंगे। क्यों? कि कर्नाटक और गोवा मुख्य रूप से हमारे इन 2 राज्यों के अंदर ही ये पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। कौन-सी? मध्य सह्याद्री। और यहाँ की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? मुलियानगिरी। बात करें यहाँ की और अन्य चोटियों की, तो और कौन-कौन सी हमारे अन्य महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं यहाँ पे? एक हमारे कुद्रेमुख है, एक हमारे बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। एक तो हमारी कुद्रेमुख है और एक हमारी कौन-सी है? बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। कुद्रेमुख की बात करें तो ये भी हमारे क्या इसी भाग में स्थित है, जो हमारे क्या लौह अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है हमारी कौन-सी? कुद्रेमुख चोटी। दूसरी आती है हमारी कौन-सी? बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। तो ये पहाड़ियाँ हमारे कॉफ़ी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कॉफ़ी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कौन-सी? हमारी बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। तो 2 सह्याद्री हमने देख ली, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री। अब देखेंगे हम दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिण सह्याद्री की बात करें, साउथ सह्याद्री की, तो इसके विस्तार की बात करें, तो नीलगिरी पहाड़ियों से कन्याकुमारी के बीच में हमारी दक्षिणी सह्याद्री। कहाँ से कहाँ तक? नीलगिरी पहाड़ियों से कन्याकुमारी के बीच में स्थित हमारी कौन-सी? दक्षिणी सह्याद्री। और ये मुख्य रूप से हमारे केरल और तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है। प्रमुख पहाड़ियों की बात करें तो इस भाग में हमारे 3 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। कितनी? 3 प्रमुख पहाड़ियाँ कौन-कौन सी? दक्षिणी सह्याद्री के अंदर। जिसमें एक आती है हमारी कौन-सी? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। कौन-सी पहाड़ियाँ? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। बात करें अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊँची चोटी की, तो दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी जिसे हम कहते हैं अनाईमुड़ी, जो इसकी ऊँचाई कितनी है हमारी? 2695 मीटर। अनाईमुड़ी की ऊँचाई कितनी है हमारी? 2695 मीटर। तो ये हमारे अन्नामलाई की पहाड़ियों में सबसे ऊँची चोटी है। कौन-सी? अनाईमुड़ी। और ये केरल की भी सबसे ऊँची चोटी अनाईमुड़ी। दूसरी सबसे ऊँची चोटी की बात करें तो पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊँची चोटी मीसा पुलिमाला है। आप इसे याद रखेंगे। दूसरी सबसे ऊँची चोटी मीसा पुलिमाला है, जिसकी ऊँचाई हमारी 2640 मीटर। कितनी? 2640 मीटर। और ये भी हमारे अन्नामलाई की पहाड़ियों में ही स्थित है। और एक केरल की दूसरी सबसे ऊँची चोटी है, तो आप इसे याद रखेंगे। सबसे ऊँची चोटी तो हमारी कौन-सी? अनाईमुड़ी है और दूसरे नंबर पे हमारे मीसा पुलिमाला है। दूसरी हमारी पहाड़ियों की बात करें, ये आती है हमारी कौन-सी? कार्डमम या फिर इलायची की पहाड़ियाँ। कार्डमम या इलायची की पहाड़ी की बात करें, तो कार्डमम का मतलब ही इलायची होती है। इलायची क्या है? मसाला है। ये पहाड़ी क्या हमारे मसालों की खेती के लिए प्रसिद्ध है और खासकर किसकी खेती के लिए? हमारी इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बात करें इसकी सर्वोच्च चोटी की, तो इन पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी हमारी कौन-सी? अगस्त्य मलाई है। कौन-सी मलाई है? अगस्त्य मलाई है, जो क्या है? एक जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। अगस्त्य मलाई क्या है? एक जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। इसके बाद आती है हमारी कौन-सी? पलनी या पालनी की पहाड़ियाँ। तो पालनी की पहाड़ी की बात करते हैं, इन पहाड़ियों में तमिलनाडु का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल जो हिल स्टेशन है, कोडाईकनाल, ये भी स्थित है। आप इसे याद रखेंगे। तो पालनी या पलनी की पहाड़ियाँ हैं, तो इन पहाड़ियों में तमिलनाडु का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल जो हमारा हिल स्टेशन है, कोडाईकनाल, ये भी स्थित है। बात करें जो हमारे ओवरऑल हमने देखा, जो दर्रे देखे, दर्रे में पालघाट और भोरघाट दर्रा तो देख लिया। तो पालघाट, भोरघाट ये दर्रे हमने देख थालघाट और भोरघाट तो देख लिया। अब देखेंगे तो दक्षिण सह्याद्री के कौन-कौन से दर्रे। इसमें पहला दर्रा आता है हमारा कौन-सा? पालघाट दर्रा।
दक्षिण सह्याद्री के दर्रों में कौन सा दर्रा आएगा? पालघाट दर्रा। है कहाँ ये? नीलगिरी की पहाड़ियों और अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच में स्थित हमारा कौन सा? पालघाट का दर्रा। बात करें किसको किससे जोड़ता है, तो कोच्चि केरल को कोयम्बटूर तमिलनाडु से जोड़ने का काम करता है हमारा पालघाट दर्रा। राजमार्ग की बात करें तो कौन सा राजमार्ग इससे होकर गुजरता है, तो इससे नेशनल हाईवे नंबर 47, जिसका नया नाम नेशनल हाईवे नंबर 544 है, वो हमारे इस पालघाट दर्रे से होके गुजरता है। बात करें मानसून की, तो इस दर्रे में से मानसून पवनें प्रवेश करती है, तमिलनाडु के जो आंतरिक भाग है वहां पे वर्षा करती है। तो चित्र में भी हम दर्रों को देख सकते हैं, ये हमारे दक्षिणी दर्रा है, कहाँ से? नीलगिरी की पहाड़ी से लेके कन्याकुमारी की पहाड़ी तक, इसमें हमारे दो दर्रे हैं। तो दो दर्रे की बात करें कौन कौन से दर्रे हैं, एक तो पालघाट दर्रा, एक सैनकुट्टा दर्रा। पालघाट दर्रा हमारे केरल कोच्चि से कोयम्बटूर तमिलनाडु तक, और सैनकुट्टा दर्रा हमारे तिरुवनंतपुरम केरल से मदुरई तमिलनाडु तक हमारे जाता है। दूसरा दर्रा आता है हमारा कौन सा? सैनकुट्टा दर्रा। कौन सा दर्रा? सैनकुट्टा दर्रा की बात करें, है कहाँ? नागरकोइल जो पहाड़ियां और इलायची पहाड़ी के बीच में, किसमें? नागरकोइल पहाड़ियों और इलायची की पहाड़ी के बीच में हमारे कौन सा? सैनकुट्टा दर्रा है। बात करें कनेक्टिविटी की, तो तिरुवनंतपुरम केरल को, क्या ये क्या करता है? तिरुवनंतपुरम केरल को मदुरई तमिलनाडु से जोड़ता है। किसको किससे? तिरुवनंतपुरम केरल को मदुरई तमिलनाडु से जोड़ने का काम करता है सैनकुट्टा दर्रा। राजमार्ग की बात करें तो नेशनल हाईवे नंबर 49 इससे होकर गुजरता है। कौन सा? नेशनल हाईवे नंबर 49 इससे होकर गुजरता है सैनकुट्टा दर्रा से। तो ये हमने पश्चिमी घाट के बारे में काफी डिटेल से देख लिया। अब देखेंगे हम पूर्वी घाट के बारे में, ईस्टर्न घाट के बारे में बात करेंगे। निर्माण की बात करें तो ये हमारा एक प्राचीन वलित पर्वत है। ये हमारा क्या है? एक प्राचीन वलित पर्वत है, तो समय के साथ अत्यधिक अपरदित हो चुका है। कौन सा? पूर्वी घाट का समय के साथ अपरदित हो चुका है। विस्तार की बात करें तो ये महानदी से ये नीलगिरी पहाड़ी तक, कहाँ से कहाँ तक? महानदी से नीलगिरी पहाड़ी तक 800 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। कहाँ से कहाँ तक? महानदी से नीलगिरी पहाड़ियों तक 800 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। ऊंचाई की बात करें तो इस श्रेणी की औसत ऊंचाई हमारी 600 मीटर है। क्या? इस श्रेणी की औसत ऊंचाई हमारी कितनी? 600 मीटर, आप इसे याद रखेंगे। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन से? अरामाकोंडा है, आप इसे याद रखेंगे। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अरामाकोंडा है, जिसकी ऊंचाई हमारे 1680 मीटर है, और इसे सितम्मा चोटी या विशाखापट्टनम चोटी भी कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? सितम्मा चोटी या फिर विशाखापट्टनम चोटी भी कहा जाता है। एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी के अनुसार पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। एनसीईआरटी के अनुसार देखें तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई हमारे 1501 मीटर है, जो हमारे उड़ीसा की मालय श्रेणी में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा की मालय श्रेणी में स्थित हमारी कौन सी? महेंद्रगिरी। बात करें इस श्रेणी की अन्य प्रमुख चोटियों की, दूसरी प्रमुख चोटी हमारे कौन कौन सी? जिंदागढ़ा है, जो हमारे कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो हमारे के 1690 मीटर की अनुमानित ऊंचाई है। और कुछ स्रोतों के अनुसार जो हमारी जिंदागढ़ा है यही हमारे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। बात करें यहाँ की वनस्पति की, तो शेषाचलम की जो पहाड़ियां है, कौन सी? शेषाचलम की पहाड़ियां, जो हमारे क्या? पुष्पा के लिए जानी जाती है, पुष्पराज। तो बात करें तो पुष्पा की जो हमारे शेषाचलम की पहाड़ियां वो लाल चंदन के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है, और जो खुद एक जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। सततता की बात करें तो पूरी सततता की बात करें तो पूरी घाट महानदी से गोदावरी तक तुलनात्मक रूप से सतत है। कहाँ से कहाँ तक? महानदी से गोदावरी तक तुलनात्मक रूप से सतत है। गोदावरी के दक्षिण में यह श्रेणी क्या? नदियों के द्वारा अत्यधिक अपरदित हो जाती है। किसके द्वारा? नदी के द्वारा अपरदित हो जाती है और कई भागों में टूट जाती है। कौन सी है? पूर्वी घाट। बात करें इसकी पहाड़ियों की, तो इसमें हमारे कौन कौन सी पहाड़ियां शामिल है? मालय श्रेणी इसमें शामिल है। तो पूरी घाट में उड़ीसा में स्थित है। क्या? पूरी घाट में उड़ीसा में स्थित है हमारी मालय श्रेणी, जिसकी प्रमुख चोटी की बात करें तो देवमाली चोटी। जो बात करें तो उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है 1672 मीटर की ऊंचाई के साथ। सबसे ऊंची चोटी कौन सी? देवमाली चोटी, ये हमारी मालय श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। फिर आता महेंद्रगिरी चोटी, ये उड़ीसा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है 1510 मीटर की। कितनी? 1510 मीटर ऊंची। उड़ीसा के अंदर है हमारे कौन सी? महेंद्रगिरी चोटी। ये हमारे मालय श्रेणी की चोटियां जो उड़ीसा में है। इसके बाद आता हमारा कौन सा? आंध्र प्रदेश की पहाड़ियां। आंध्र प्रदेश की पहाड़ी की बात करें तो यहाँ पे हमारा नल्ला की पहाड़ियां, वेलिकोंडा की पहाड़ियां, पालकोंडा की पहाड़ियां, नागारी पहाड़ियां, शेषाचलम की पहाड़ियां और एर्रामल्ला की पहाड़ियां। तो ऐसे करके आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों की बात करें तो बहुत सारी पहाड़ियां, कौन कौन सी? नल्ला की पहाड़ियां, वेलिकोंडा की पहाड़ियां, पालकोंडा की पहाड़ियां, नगारी पहाड़ियां, शेषाचलम पहाड़ियां और एर्रामल्ला की पहाड़ियां। फिर बात करें मैंने मुदगुलकोंडा की। क्या? मुदगुलकोंडा श्रेणी की बात करें, ये हमारे क्या? पूरी घाट में जो आंध्र प्रदेश की पहाड़ी है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की पहाड़ी कौन सी? मुदगुलकोंडा की श्रेणी है। बात करें इसकी प्रमुख चोटी की, तो यहाँ पे हमारे अमरामाकोंडा पूरी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो 1680 मीटर है। गलीकोंडा चोटी जो पूरी घाट की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई हमारी 1643 मीटर है। और तीसरी सिकराम गुट्टा चोटी,
कौन सी? सिकराम-गुट्टा चोटी जो पूर्वी घाट की चौथी सबसे ऊँची चोटी है जिसकी ऊँचाई 1620 मीटर है। तो ये हमारे क्या जो आंध्र प्रदेश की प्रमुख चोटियाँ कौन-कौन सी? पूर्वी घाट में स्थित जो आंध्र प्रदेश की प्रमुख चोटियाँ कौन-कौन सी? अरामोकोंडा ये हमारे 1680 मीटर की, गलीकोंडा ये हमारे क्या 1643 मीटर की और सिकराम-गुट्टा ये हमारे 1620 मीटर की। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊँची चोटी कौन सी? देवमाली है जो है ना 1672 मीटर आप इसे याद रखेंगे। फिर तमिलनाडु की पहाड़ी की बात करें, कौन-सी? तमिलनाडु की पहाड़ी की बात करें तो यहाँ मेलागिरी पहाड़ी, थालामलाई पहाड़ी, जावड़ी पहाड़ियाँ, शेवरॉय पहाड़ियाँ, पंचई मलाई पहाड़ियाँ और हमारे सिक्कम मलाई पड़े हैं, सिक्कमलाई पहाड़ियाँ। तो हमारे क्या तमिलनाडु को कौन-कौन सी पहाड़ियाँ हैं? एक तो हमारे मेलागिरी, थालामलाई, जावड़ी की पहाड़ियाँ, शेवरॉय पहाड़ियाँ, पंचमलाई पहाड़ियाँ, सिक्कमलाई पहाड़ियाँ। तो ऐसे करके हमारी बहुत सारी पहाड़ियाँ जो हमारे तमिलनाडु में है। तो हमने ये क्षेत्र के अनुसार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इनकी पहाड़ी के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे नीलगिरी की पहाड़ी के बारे में। किसके बारे में? नीलगिरी की पहाड़ी के बारे में देखिए। है कहाँ? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ एक ब्लॉक माउंटेन है या फिर खंड पर्वत आप इसे याद रखेंगे। नीलगिरी की पहाड़ी क्या है? खंड पर्वत या ब्लॉक माउंटेन है जो हमारे कहाँ पे स्थित है? हमारे केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। ब्लॉक माउंटेन तो आप समझते हो। वैसे तो पहाड़ इस तरह होता है लेकिन ब्लॉक माउंटेन इस तरह नहीं होता है। ब्लॉक माउंटेन कैसे होता है? इस तरह। ब्लॉक माउंटेन इस तरह का होता है जिसके ढाल कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा तीव्र होते हैं। फिर मिलन बिंदु की बात करें तो इस पहाड़ी क्षेत्र में पश्चिमी और पूर्वी घाट आके मिलते हैं। इस क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है? पश्चिमी और पूर्वी घाट आके मिलते हैं जो इसे क्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक संगम बनाता है। नीलगिरी की पहाड़ियां। सर्वोच्च चोटी की बात करें तो इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। आप इसे याद रखेंगे। इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा है। एंड एनसीईआरटी के अनुसार देखें तो डोडा बेट्टा दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या डोडा बेट्टा क्या हमारे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है? हमारी 2636 मीटर या 2637 मीटर है और ये हमारे तमिलनाडु की भी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? डोडा बेट्टा। दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो नीलगिरी पहाड़ियों की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कोलारी बेट्टा है। आप इसे याद रखें। कौन सी? कोलारी बेट्टा जिसकी ऊंचाई हमारी 2629 मीटर है जो हमारे तमिलनाडु की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कोलारी बेट्टा। कृषि की बात करें तो इन पहाड़ियों में चाय की रोपण कृषि की जाती है। क्या की जाती है? चाय की रोपण कृषि की जाती है। जनजाति की बात करें तो यहाँ टोडा जनजाति निवास करती है जो भैंस पालन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? भैंस पालन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? टोडा जनजाति। जैव विविधता की बात करें तो नीलगिरी की पहाड़ियां जैव विविधता संपन्न है। क्या? नीलगिरी की पहाड़ियां जैव विविधता संपन्न है और 1986 में यहाँ भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया था। भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? हमारे यहीं पे नीलगिरी की पहाड़ियों में। नामकरण की बात करें तो इन पहाड़ियों का नाम यहाँ पाए जाने वाले जो नील कुरंजी फूल है, कौन से? नील कुरंजी फूल है, उन्हीं के आधार पर रखा गया है जो 12 साल में खिलते हैं, इसलिए इसे नीलगिरी की पहाड़ियां कहते हैं। क्योंकि जब नील कुरंजी फूल खिलता है तो पूरे पहाड़ नीले रंग का दिखाई देता है। हिल स्टेशन की बात करें तो यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल या हिल स्टेशन है जो कहाँ तमिलनाडु में है, उसका नाम है ऊटी। तो तमिलनाडु के अंदर ऊटी नामक एक जो प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल भी है। फिर बात करें बिलिगिरी रंगाना की पहाड़ी की। किसकी? बिलिगिरी रंगाना की पहाड़ी की बात करें, स्थिति की बात करें तो ये पूर्वी घाट और पश्चिम घाट के मिलन बिंदु पे हमारे बिलिगिरी रंगाना की पहाड़ियां। कौन सी? पूर्वी घाट और पश्चिम घाट के मिलन बिंदु पे जो दोनों के दोनों श्रृंखलाओं की पारिस्थितिकी विशेषताओं को दिखाता है। बात करें हमारे बिलिगिरी रंगाना की पहाड़ियों की तो इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कट्टाही बेट्टा। कट्टाही बेट्टा हमारे क्या इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई हमारी कितनी? 1822 मीटर। आप इसे याद रखेंगे। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कट्टाही बेट्टा जो कितनी है? 1822 मीटर। फिर बात करें पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में हमने देख लिया, दोनों के बीच में अंतर भी देख लेते हैं। इधर हमने पश्चिमी घाट और इधर पूर्वी घाट लिखा, मतलब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के अंतर देखेंगे। सबसे पहले पूर्वी घाट की बात करें तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? महानदी से नीलगिरी पहाड़ी तक स्थित हमारे पूर्वी घाट। कहाँ से कहाँ तक? महानदी से नीलगिरी पहाड़ी तक। उसी प्रकार पश्चिमी घाट क्या है हमारे? तापी नदी से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। कहाँ से? तापी नदी से कन्याकुमारी तक हमारे पश्चिमी घाट है। सततता की बात करें तो हमारे पूर्वी घाट क्या है? असतत पर्वत श्रृंखला है। कैसी? असतत पर्वत श्रृंखला है और नदियों के द्वारा ये कई भागों में बटा हुआ है। क्या? नदियों के द्वारा कई भागों में बटा हुआ है। पश्चिमी घाट की बात करें तो सतत पर्वत श्रेणी है जिसे केवल दर्रों के माध्यम से ही पार किया जा सकता है। पश्चिमी घाट को किससे? दर्रों के माध्यम से पार किया जा सकता है। ऊंचाई की बात करें तो पूर्वी घाट क्या कम ऊंची पर्वत श्रृंखला है जिसकी ऊंचाई कितनी? 600 मीटर है और पश्चिमी घाट की बात करें तो ऊंची पर्वत श्रेणी है जिसकी औसत ऊंचाई कितनी? 1200 मीटर है।
ऊंची चोटी की बात करें तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अरामाकोंडा है, जो 1680 मीटर है। कुछ स्रोतों के अनुसार देखें तो महेंद्रगिरी जो 1501 मीटर है। पश्चिमी घाट की बात करते हैं, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जो 2695 मीटर, जो हमारे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। कौन सी? अनाईमुड़ी। वर्षा की बात करें तो पूर्वी घाट में कम वर्षा प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि मानसून पवनों की दिशा में नहीं है। जो हमारा पूर्वी घाट है, ये हमारे क्या मानसून पवनों की दिशा में नहीं है, और इसकी ऊंचाई भी कम है, इसी वजह से यहाँ वर्षा कम प्राप्त होती है। पश्चिमी घाट की बात करते हैं, यहाँ पे भारी वर्षा प्राप्त होती है। यहाँ पे क्या भारी वर्षा प्राप्त होती है? क्यों? क्योंकि मानसून पवनों के सामने स्थित है, पवनमुखी ढाल पे स्थित है हमारी, इसी वजह से यहाँ पे वर्षा खूब प्राप्त होती है। बात करें वनस्पति की, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं हमारे कौन से? पूर्वी घाट के पास। और पश्चिमी घाट की बात करें तो हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। जैव विविधता की बात करें तो तुलनात्मक रूप से कम जैव विविधता पाई जाती है हमारे पूर्वी घाट में, और उच्च जैव विविधता पाई जाती है पश्चिमी घाट में। और विश्व के 36 जो जैव विविधता तप्त स्थल है उनमें ये शामिल है। नदियों की बात करें तो नदियां इस पर्वत श्रृंखला श्रेणी को अपरदित करते हुए पूरी तट की ओर बहती है। नदियां क्या है? इस पर्वत श्रेणी को, मतलब जो पूर्वी घाट है, तो इसको अपरदित करते हुए पूरी तट पे बहती है। बात करें पश्चिमी घाट की, तो इस श्रेणी से दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनका उद्गम होता है। पश्चिमी घाट में हमारे क्या? कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, इन नदियों का उद्गम होता है। तो ये हमारे क्या प्रायद्वीप पठारी प्रदेश क्या है? हमारे खनिज संपदा, कृषि, जैव विविधता के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसकी विविध आकृतियां, प्राचीन भूगर्भीय इतिहास इसे क्या बनाता है? एक अद्वितीय भौतिक इकाई बनाता है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने भारत के भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट था, क्या था हमारा? प्रायद्वीपीय पर्वतीय प्रदेश, इसके बारे में जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।